दोस्तों एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। आज है 8 जुलाई 2022। आज की महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को हम लोग देखेंगे और ये सेशन का 12वां एपिसोड है हमारा। और हम विज़न आईएएस से संबंधित करंट अफेयर्स को यहाँ पे लेके आते हैं और आपको समझाने की कोशिश करते हैं। आइए देखते हैं क्या है आज की खबर। सबसे पहले देखिए, हम एक कंट्री के बारे में डिस्कस करते हैं। तो आज की कंट्री जो है जिसके बारे में डिस्कस करना है वो है इटली। तो अगर आप देखें तो इटली जो है, इटली की कैपिटल राजधानी इसकी रोम है। और देखें ये चर्चा में आजकल क्यों बना हुआ है, क्योंकि यहाँ पे देखिए अत्यधिक तापमान होने के कारण इतालवी आल्प्स, ये एक पर्वत है, इसमें स्थित है मरमोलाडा हिमनद, ये पिघल गया है जिसकी वजह से ये चर्चा में रहा है। देखिए आप इटली के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं तो सबसे पहले मैप को देख लेते हैं इटली के। तो ये है हमारा इटली का मैप। अब इस इटली के मैप में अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे ऊपर साइड में ऑस्ट्रिया है, स्विट्ज़रलैंड है, फ्रांस है, उसके बाद अगर इधर देखें तो स्लोवेनिया है। तो ये चार जो ऊपर कंट्रीज़ हैं इनसे ये सीमा साझा करता है। और साथ ही साथ अगर आप उसके ईस्टर्न साइड में देखें तो यहाँ एड्रियाटिक सी मिलता है। अगर आप साउथ में देखें तो ट्रेहनियन सी मिलता है। और यहाँ पे अगर आप देखें लिंगुरिया सी मिलता है। तो ये भी नाम याद रखना है आपको। साथ ही साथ अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखें तो देखिए यहीं पे आल्प्स है और यहीं की बात हो रही है। यहीं पे एक वो ग्लेशियर है जो पिघल पिघल गया है। तो अब देख लेते हैं कि इसमें क्या क्या इम्पोर्टेंट है चीज़ें। तो अत्यधिक तापमान के कारण ये मैंने बता दिया। अब देखिए इसकी सीमाएं जो हैं, इटली की सीमाएं उत्तर में फ्रांस से, स्विट्ज़रलैंड से, ऑस्ट्रिया से, स्लोवेनिया से, पूर्व में एड्रियाटिक सी, दक्षिण पूर्व में आयोनियन सागर और दक्षिण पश्चिम में टायरहेनियन सागर तथा उत्तर पश्चिम में लिगुरियन सागर से लगती है। तो ये सब मैंने लोकेशन आपको दिखाई दिया है। देखिए एक बार फिर से देख लेते हैं। एड्रियाटिक सी यहाँ पे, ट्रेनियन सी यहाँ पे, देखिए आयोनियन सी यहाँ पे पड़ता है और लिगुरियन सी देखिए यहाँ पे पड़ता है। तो इन्हीं के बारे में बात किया जा रहा है। एक चीज़ याद रखिएगा, गल्फ़ ऑफ टोरंटो यहाँ पे पड़ता है, गल्फ़ ऑफ टोरंटो यहाँ पे पड़ता है। मेडिटेरेनियन सी ये वाला है, तो इसलिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अब अगला देख लेते हैं कि इसमें और भी क्या है। देखिए सबसे लंबी नदी जो है वो पो नदी है। तो देखिए पो नदी यहाँ पे है, ये देखिए ये वाली पो नदी है, ये सबसे लंबी नदी है इटली की। इटली की सबसे लंबी नदी पो नदी है। अगला अगर देखें सबसे ऊंचा पर्वत की बात करें तो यह है मोंटे बियानका पर्वत, जिसको मोंट ब्लांक कहते हैं, ब्लांक भी कहते हैं। इटली अपनी भूमध्य सागरीय जलवायु के कारण जाना जाता है। महत्वपूर्ण ज्वालामुखी यहाँ पे देखिए माउंट विसुवियस ज्वालामुखी यहाँ पे है, जो यूरोप की प्रमुख भूमि पर एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। और माउंट एटना ज्वालामुखी जो कि सिसिली द्वीप पर है। देखिए सिसिली द्वीप भी इटली का पार्ट है, ये यहाँ पे पड़ता है, ये देखिए ये है सिसिली द्वीप। तो उम्मीद करते हैं इटली के बारे में अच्छे से आपको क्लियर हो गया होगा। अब आइए अब देख लेते हैं क्या क्या इम्पोर्टेंट आज की खबरें हैं। तो अगर पहले वाले को हम लोग ध्यान से देखें तो यहाँ पे लिखा हुआ है क्रय प्रबंधन सूचकांक, परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स, पीएमआई। सबसे पहले समझते हैं पीएमआई होता क्या है, उसके बाद फिर हम लोग इसको पढ़ेंगे। तो आइए समझते हैं ये क्या है। तो परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स जो है उसको पीएमआई, तो उसका शॉर्ट फॉर्म है। इसको मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की आर्थिक सेहत को मापने के लिए एक इंडिकेटर टाइप का यूज़ होता है। इसको देखिए मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की आर्थिक सेहत कैसी है इसको मापने के लिए पीएमआई का यूज़ किया जाता है। साथ ही साथ इसके जरिए किसी देश की आर्थिक स्थिति का आकलन किया जाता है। पीएमआई सेवा क्षेत्र समेत निजी क्षेत्र की अनेक गतिविधियों पर आधारित होता है। इसमें शामिल तकरीबन सभी देशों की तुलना एक जैसे मापदंडों से की जाती है। तो यही है पीएमआई। ओवरऑल ये आर्थिक सेहत को मापता है कि किसी कंट्री की आर्थिक सेहत क्या है वहाँ पे, आर्थिक सेक्टर। और साथ ही साथ ये ध्यान रखना है कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की सेहत नापता है कि मैन्युफैक्चरिंग सेहत में कैसा चल रहा है। अब देखिए ये समझ में आ गया होगा आपको। अब देख लेते हैं खबरों में चर्चा में क्यों रहा। भारत के सेवा क्षेत्र का पीएमआई जून 2022 में 11 वर्षों के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया है। तो ध्यान रखना है भारत का उच्चतम स्तर पर पहुंच गया। पीएमआई एक आर्थिक संकेतक है। इसका
मान विभिन्न कंपनियों के मासिक सर्वेक्षण के बाद जारी किया जाता है। इसकी गणना विनिर्माण और सेवा क्षेत्रों के लिए अलग से की जाती है। इसके बाद समग्र सूचकांक का निर्माण होता है। तो सिंपल वर्ड में लिखा हुआ है, समझ में आपको आ गया होगा। अब आगे देखें, पीएमआई जो होता है वो 0 से लेकर 100 की संख्या है। पीएमआई 0 से 100 तक की संख्या है। 50 के ऊपर अगर पीएमआई है तो एक विस्तार का प्रतिनिधित्व करता है। अगर 50 से नीचे पीएमआई है तो एक संकुचन को दर्शाता है। पूर्ण 50 का मान अपरिवर्तन को प्रदर्शित करता है, तो ये याद रखना है। उसके बाद देखिए अगला जो खबर है वो ईमा के बारे में है। ईमा नूपी किथेल, जिसे ईमा नूपी किथेल भी कहा जाता है, महिलाओं का ये बाजार है। देख लेते हैं क्या है इसमें। तो राष्ट्रीय महिला आयोग, जिसको एनसीडब्ल्यू कहते हैं, एनसीडब्ल्यू ने ईमा कीबेल की 3 महिला व्यापारियों के लिए 1 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया है। तो एक्चुअल में ईमा कीबेल जो है, ईमा कीबेल से कंफ्यूजन नहीं होना है, महिलाओं के बाजार को ही ईमा किथेल कहते हैं। सॉरी, किथेल होगा, यहाँ पे कीबेल लिखा हुआ है। ईमा किथेल जो है वो महिलाओं के बाजार को ही कहते हैं और उनके लिए कुछ पुरस्कार दिया गया है। इसका उद्देश्य देखिए क्या है, महिला व्यापारियों की आजीविका, सामाजिक सुरक्षा और जीवन की समग्र गुणवत्ता में सुधार करना, ये है। अब इसके बारे में देखिए डिटेल में समझते हैं। मणिपुर के ईमा कैथेल को एशिया का सबसे बड़ा महिला बाजार कहा जाता है। तो ये ध्यान रखना है, मणिपुर में है ईमा कैथेल और ये महिलाओं का एशिया में सबसे बड़ा बाजार है। इस बाजार की विशेष रूप से महिलाओं द्वारा संचालित किया जाता है। ये पूरा बाजार महिलाओं द्वारा संचालित किया जाता है। एनसीडब्ल्यू महिलाओं के हितों की रक्षा और बढ़ावा देने के लिए एक सांविधिक निकाय है। एनसीडब्ल्यू किसको कह रहा है, तो एनसीडब्ल्यू का मतलब राष्ट्रीय महिला आयोग। राष्ट्रीय महिला आयोग जो है वो महिलाओं के हितों के रक्षा को और बढ़ावा देने के लिए एक सांविधिक निकाय है। इसका गठन 1992 में हुआ था, ये भी ध्यान रखना है आपको। तीसरे न्यूज़ के ऊपर आते हैं। तो तीसरा न्यूज़ है मेई आई है, यहाँ पे मेई यू फ्रंट के बारे में है। इस वर्ष संपूर्ण भारत के जून माह में होने वाली वर्षा का औसत 152 मिलीमीटर रहा। ध्यान से समझिएगा, 152 मिलीमीटर रहा। पिछले वर्ष जैसे कि 1971 से लेकर 20 तक के आंकड़े के आधार पर अगर देखा जाए तो औसत वर्षा जो होता है वो 165.3 मिलीमीटर होना चाहिए, 165.3 मिलीमीटर होना चाहिए, लेकिन ये कम हो गया है। अब कमी तो दर्ज की गई है, लेकिन कितनी कमी दर्ज की गई, तो 8% की कमी दर्ज की गई है। सामान्य वर्षा से 10% के विचलन के रूप में वर्गीकृत किया गया है। कम वर्षा का देखिए कुछ कारण है, यहाँ पे कम वर्षा क्यों हो रही है। तो देखिए पहला जो कारण है वो मेई यू फ्रंट है। अब समझते हैं ये क्या है। यह पश्चिमी प्रशांत क्षेत्र, मतलब ये पूर्वी चीन वाला जो इलाका है, पर एक सक्रिय वर्षा का दौर है। यह भारतीय क्षेत्र से आर्द्रता में व्यापक कमी करता है। अब देखिए क्योंकि ये यहाँ पे वर्षा करता है, तो यहाँ पे वर्षा करता है तो भारतीय जो क्षेत्र है वहाँ पे आर्द्रता करके उधर वर्षा करता है, मेई यू फ्रंट, तो इसलिए ये इम्पोर्टेंट है। उसके बाद देख लेते हैं मेडन जूलियन ऑसिलेशन। मेडन जूलियन ऑसिलेशन, जिसको एमआईओ कहते हैं, सक्रिय चरण से बाहर रहा। इस कारण भी भारत में जून माह में अधिक वर्षा नहीं हुई। देखिए ये जो एमआईओ है ये सक्रिय चरण से बाहर आएगा। देखिए अगर आपको एमआईए का मतलब नहीं समझ में आ रहा तो एमआईओ का मतलब यहाँ पे बताया गया। एमआईओ उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में वायुमंडलीय घटना है। यह वर्षा वाहक और पूर्वाभिमुख अतः मौसमी परिसंचरण है। तो ये समझ में आ गया होगा। देखिए एमआईओ जो है वो उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र जो है वहाँ पे वायुमंडलीय एक घटना है, वायुमंडल में होने वाली एक घटना एमआईओ है। इसमें क्या होता है, यह वर्षा वाहक है तथा पूर्वाभिमुख अंतः मौसमी परिसंचरण है। अगर इसको नॉर्मल भाषा में आप समझें तो इसको आप कह सकते एमआईओ मतलब मैडन जूलियन ऑसिलेशन एक समुद्री वायुमंडलीय घटना है जो दुनिया भर के मौसमी गतिविधियों को प्रभावित करती है। तो ध्यान ध्यान से समझिए, एक वायुमंडलीय घटना है और ये जो है वो बहुत सारे मौसम की गतिविधियों को प्रभावित करती है।
अगर आपको MIO का मतलब एक्चुअल में समझना होगा तो इस पे मैं एक वीडियो बना दूंगा, क्योंकि इस पे थोड़ा लंबा इसको समझाने में बहुत टाइम लग जाएगा, इसीलिए मैंने थोड़ा सा आपको बता दिया कि ये वायुमंडलीय घटना है और ये मौसमी गतिविधियों को प्रभावित करती है। अगर आप बोलेंगे कि ये समझ में नहीं आया तो मैं इसके लिए एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा मैप वगैरह के साथ, तो समझा दूंगा अच्छे से। अब चौथा जो है वो आर्यभट्ट वन है। भारतीय विज्ञान संस्थान के शोधकर्ताओं ने आर्यभट्ट वन नामक एनालॉग चिपसेट का एक प्रोटोटाइप विकसित किया है। एनालॉग चिपसेट का, एनालॉग का मतलब होता है कैलकुलेशन किया जाता है एनालॉग से, उसका एक चिपसेट विकसित किया है। अब देखिए आर्यभट्ट वन जो है वो एनालॉग रिकॉन्फिगरेबल टेक्नोलॉजी एंड बायम स्केलेबल हार्डवेयर फॉर AI टास्क इससे संबंधित है। अधिकतर इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में पाया जाने वाला डिजिटल चिप्स की तुलना में यह अधिक तेज होगा। तो ये ध्यान रखिए, डिजिटल जो चिप्स पाया जाता है इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में उससे ये अधिक तेज होगा और इसे कम यूज़ की भी आवश्यकता होगी। इसे कम यूज़ करने पर भी वो सारे काम कर लेगा जो वैसे किया जाता था इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों से। या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित एप्लीकेशन जैसे ऑब्जेक्ट या स्पीच रिकॉग्निशन, उदाहरण के लिए जैसे एलेक्सा या फिर सीरी में किया जाता है कि वो क्या होता है आपकी स्पीच को रिकॉग्नाइज कर देता है। जैसे सम लाइक एलेक्सा ओपन द म्यूज़िक ऐसे करके दिखाते हैं आपको ऐड में, तो वो क्या होता है ओपन म्यूज़िक हो जाता है, स्पीच को वो ऑब्जर्व कर लेता है, के लिए मददगार सिद्ध होगा। अगर नेक्स्ट देखिए जाए इसकी पॉइंट, तो इस पर विभिन्न मशीन लर्निंग संरचनाओं को प्रोग्राम किया जा सकता है। इसे तापमान के अलग अलग स्तरों पर संचालित किया जा सकता है, तो ये भी ध्यान रखना है आपको। अब इसके बाद देखिए नैरोबी मक्खियाँ हैं, ये बहुत ही ज़्यादा चर्चे में रही हैं। तो सिलीम के पूर्वी सिलीम एक जगह है में लोगों के नैरोबी मक्खियों के संपर्क में आने से त्वचा में संक्रमण हो गया है, इसीलिए ये चर्चा में रहा। नैरोबी मक्खियों को केनियाई मक्खियाँ या फिर ड्रैगन बग भी कहा जाता है। ये आकार में छोटी होती हैं, ये झिंगुर जैसे कीट होते हैं। यह पूर्वी अफ्रीका की स्थानीय कीट प्रजाति है। पूर्वी अफ्रीका की ध्यान रखिएगा स्थानीय कीट प्रजाति। इसका संबंध पेड्रस एक्जिमियम पेड्रस एक्जीमियस और पेड्रस सबारिस नामक दो प्रजातियां हैं। देखिए इसका संबंध में दो प्रजातियां हैं इसकी, ये दोनों प्रजातियां, इनके नाम आपको थोड़े याद रखने पड़ेंगे क्योंकि ऐसे क्वेश्चन यूपी PCS में ज़्यादातर पूछे जाते हैं। इसका विकास उच्च वर्षा वाले क्षेत्रों में होता है। ये देखिए ये लोग वहीं पे मधुमक्खियाँ मिलती हैं, ये वाली मक्खियाँ जहाँ पे ज़्यादा वर्षा होती है और यहाँ पे रोशनी से ये आकर्षित होती हैं। रोशनी होगा तो ये चली जाएंगी, वैसे भी कीड़े मकोड़े रोशनी में चले जाते हैं। ये मक्खियाँ पेड्रीन नामक एक अम्लीय पदार्थ का स्राव करती हैं जिससे त्वचा में जलन होती है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है UPSC पर्सपेक्टिव से, क्योंकि यहाँ पे देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ये पेड्रनीन नामक अम्लीय पदार्थ का नाम है पेड्रनीन। पेड्रीन नाम है इसका। अब अगला देख लेते हैं। बाह्य उपपरमाणविक कणों की खोज की गई। लॉर्ड हेड्रॉन कोलाइडर ब्यूटी, जिसको LHCb कहते हैं, प्रयोग ने यूरोपीय ऑर्गेनाइजेशन ऑफ न्यूक्लियर रिसर्च में 3 कणों की खोज की है। तो देखिए ये जो है ये प्रयोग किया गया है, यहाँ किया गया है और 3 कणों की इन लोगों ने खोज किया है। देखिए क्या है, एक प्रकार का पेंटाक्वार्क और पहली बार खोजे गए युग्म टेट्राक्वार्क नए हेड्रॉन की सूची में शामिल 3 कण हैं। देखिए ये हेड्रॉन की सूची में शामिल 3 कण हैं। ये भौतिक विदों को बेहतर ढंग से यह समझने में मदद करेगा कि क्वार्क या फिर क्वार्क मिश्रित कण में एक साथ कैसे आबद्ध होते हैं। तो देखिए इसको ये पढ़ने में वो करेगा, हेल्प करेगा कि जो क्वार्क मिश्रित कण होते हैं उसमें आबद्ध कैसे होते हैं, बॉन्ड कैसे होते हैं। ठीक है। अब क्वार्क एक मूल कण है। ये सामान्यतः 2 या 3 समूहों में संयोजित होकर इंड्रॉन का निर्माण करता है। तो देखिए यहाँ पे इंड्रॉन बता दिया गया है क्या होता है।
तो जो क्वार्क है ये दो या दो से अधिक समूहों में संयोजित होकर मतलब मिलकर इंड्रॉन का निर्माण करता है। जैसे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिलकर परमाणु के नाभिक का निर्माण करते हैं, उसी तरह से ये मिलकर इंड्रॉन का निर्माण करता है। तो बात यहाँ पे क्लियर हुई। पहले पॉइंट इसे मुझे लिखना चाहिए था जिससे कि आपको क्लियर हो जाता। ये 4 क्वार्क और 5 क्वार्क कणों से भी संयोजित हो सकते हैं। इन्हें टेट्रा क्वार्क और पेंटा क्वार्क कहा जाता है। तो 4 मतलब टेट्रा होता है। तो उम्मीद करते हैं समझ में आए। एक बार और ये वाला पॉइंट देख लीजिए, लॉर्ज हैड्रॉन कोलाइडर ब्यूटी प्रयोग ने, ये वाले प्रयोग का नाम है, इस प्रयोग ने यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशन फॉर न्यूक्लियर रिसर्च में, कहाँ पे, इस जगह पे 3 कणों की खोज की। तो ये समझ में आ ही गया आपको। और ये हैड्रॉन क्या है ये भी समझ में आ गया। तो ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट था और थोड़ा सा टफ लैंग्वेज में लिखी हुई चीज़ें हैं ये सब। अब यहाँ पे ध्यान से समझिए, माइक्रोबियल एनकैप्सुलेशन टेक्नोलॉजी, MET जिसको कहते हैं, भारत और रूस ने बायो कैप्सूल और व्यवसायीकरण के लिए एक समझौते ज्ञापन। देखिए बायो कैप्सूल के व्यवसायीकरण के लिए, अब यहाँ पे थोड़ा सा एक चीज़ समझना है। अगर बायो कैप्सूल के बारे में देखें तो देखिए बायो कैप्सूल यहाँ पे लिखा हुआ है, बायो कैप्सूल जैव निषेचन के लिए एक एनकैप्सुलेशन तकनीक है। देखिए ये एक एनकैप्सुलेशन तकनीक है और ये जैव निषेचन के लिए यूज़ होती है। निषेचन का मतलब फर्टिलाइजेशन होता है। जब मेल और फीमेल गैमेट मिलते हैं तो उनको निषेचन कहते हैं। तो यही देखिए जैव निषेचन के लिए एनकैप्सुलेशन टेक्निक है। अब ये देखिए व्यवसायीकरण, अब यहाँ पे भारत और रूस बायो कैप्सूल के व्यवसायीकरण के लिए समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। और बायो कैप्सूल मैंने बता ही दिया, ये जैव निषेचन के लिए एक एनकैप्सुलेशन टेक्निक है। अब देखिए एनकैप्सुलेशन टेक्निक क्या होती है, यहाँ पे लिखा हुआ है MET का मतलब क्या होगा, अभी मैंने बताया आपको। MET का मतलब होता है माइक्रोबियल एनकैप्सुलेशन टेक्नोलॉजी। माइक्रोबियल एनकैप्सुलेशन टेक्नोलॉजी का उपयोग कृषि की दृष्टि से सभी महत्वपूर्ण सूक्ष्म जीवों को समाहित इनकैप्सुलेट करने के लिए किया गया है। देखिए जब कृषि की जाती है तो उसमें सभी महत्वपूर्ण सूक्ष्म जीवों को समाहित किया जा सके, इनकैप्सुलेट किया जा सके, इसीलिए इसको यूज़ किया जाता है। इससे देखिए क्या होगा, इससे फसलों के लिए जैविक उर्वरक के रूप में लाभकारी सूक्ष्म जीवों की स्मार्ट डिलीवरी की जाएगी। अब यहाँ पे देखिए भारतीय मसाला अनुसंधान संस्थान, जिसको IISR कहा जाता है, द्वारा पेटेंट कराया गया एक प्रमुख आविष्कार है। ये वाला आविष्कार जो है ये इनके द्वारा मसाला अनुसंधान द्वारा पेटेंट कराया गया प्रमुख आविष्कार है। यह संस्था भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अधीन आती है। तो उम्मीद करते हैं ये वाला समझ में आया होगा। देखिए जैव उर्वरक जो है वो जीवित सूक्ष्म जीवों, जिसको जीवाणु, कवक आदि हैं, ये मृदा में पोषण तत्वों की उपलब्धता को बढ़ाकर पौधे में पोषण में वृद्धि करते हैं। अब उसके बाद आता है सिंगल क्रिस्टलीन स्कैडियम नाइट्राइट, जिसको SON कहते हैं, सिंगल क्रिस्टलीन स्कैडियम नाइट्राइट, SON। देखिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, जिसको DST कहते हैं, DST ने सिंगल क्रिस्टलीकरण एकेडमिक नाइट्रेट, जिसको सिंगल एकेडमिक SCN नामक एक विशेष पदार्थ की खोज की है। तो देखिए खोजे गए पदार्थ का नाम SCN है, खोजा है विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा। सिंगल क्रिस्टलीन स्कैंडियम नाइट्राइट, S यहाँ पे देखिए O नहीं होगा, यहाँ पे भी S ही होगा, स्मॉल SCN होगा, नामक एक विशेष पदार्थ की खोज की। यह पदार्थ अवरक्त प्रकाश को नवीकरणीय ऊर्जा में प्रवाहित करेगा। ध्यान रखिएगा, अवरक्त प्रकाश को नवीकरणीय ऊर्जा में परिवर्तित कर देगा। SCN उच्च दक्षता के कारण के साथ देखिए कि क्या क्या SCN कर सकता है, अवरक्त प्रकाश को उत्सर्जित कर सकता है, अवरक्त प्रकाश का पता लगा सकता है। इस संशोधन में यह पदार्थों के समान कुल जैसे गैलियम नाइट्रेट से संबंधित है। यहाँ पे अवरक्त प्रकाश का मतलब क्या है ये समझिए। देखिए यहाँ पे जो ये अवरक्त प्रकाश लिखा है मतलब इंफ्रारेड की बात कर रहा है, इंफ्रारेड प्रकाश की बात कर रहा है। तो इंफ्रारेड प्रकाश जो होता है वो 750
नैनोमीटर से लेकर 1 मिलीमीटर के बीच होता है इसका तरंग दैर्ध्य। तो ये ध्यान रखिएगा, इंफ्रारेड की बात कर रहा है। इंफ्रारेड आपने देखा भी होगा। इन पदार्थ के समान कुल की अगर बात करें तो इसमें देखिए इनके ही फैमिली के कुछ चीज़ें आती हैं, जैसे गैलियम नाइट्राइड GaN से संबंधित है। SCN आधुनिक कॉम्प्लीमेंट मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर या सी-चिप प्रौद्योगिकी के अनुरूप है, इसलिए इसे ऑन चिप ऑप्टिकल संचार उपकरणों के लिए आसानी से एकीकृत किया जा सकता है। अब देखिए थर्मो कपल्स क्या होता है। रूसी रोसाटॉम स्टेट कॉरपोरेशन ने भारत के परमाणु ऊर्जा ऑपरेटर न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया NPCIL के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है। तो ध्यान रखिएगा, रूस की जो कॉरपोरेशन कंपनी है उसका नाम है रोसाटॉम स्टेट कॉरपोरेशन, ये नाम है। इसने भारत के परमाणु ऊर्जा ऑपरेटर एक ये और साथ ही साथ न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया NPCIL के साथ समझौता किया है। तो ध्यान रखना है रूसी कंपनी का नाम भी। अब देखिए इस समझौते में है क्या। इस समझौते का उद्देश्य ये है कि तमिलनाडु में एक जगह पड़ता है कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र की 4 विद्युतीय इकाइयों के लिए थर्माकपल्स की आपूर्ति करना। थर्माकपल्स की आपूर्ति करना है। अब देखिए थर्माकपल्स क्या है। तो थर्माकपल्स प्राथमिक तापमान मापने वाले ट्रांसड्यूसर हैं। इन्हें परमाणु रिएक्टर में शीतलक के तापमान को मापने के लिए डिजाइन किया गया है। शीतलक का यूज़ किया जाता है परमाणु रिएक्टर में। देखिए सबसे पहले तो उसको क्या किया जाता है, जो भी हम लोग रेडियो एक्टिव पदार्थ का यूज़ करते हैं उसको सबसे पहले भड़काया जाता है। उसके बाद भड़कने के बाद जब वो एकदम से मतलब कि ख़त्म होने वाला रहता है तभी वहाँ पे शीतलक लगा दिया जाता है, जिससे कि वो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय नहीं हो पाता है। तो इसके लिए इसका यूज़ किया जाता है। ध्यान रखिएगा, शीतलक के तापमान को मापने के लिए डिजाइन किया गया है। अब ये देखिए ये जो थर्माकपल्स जो है ये शीतलक के तापमान को नाप सकता है, तो इससे ये सही रहेगा। ये रिएक्टर नियंत्रण प्रणाली के भीतर एक महत्वपूर्ण तत्व के रूप में होगा। इसकी स्थिर कार्यप्रणाली परमाणु रिएक्टर उपकरणों को सुरक्षित संचालन को सुनिश्चित करती है। अब अगला अगर हम लोग देखें तो फील्ड्स मेडल है। देखिए यूक्रेन की गणितज्ञ जो है उनका नाम है मैरिना वियाजोवस्का, उनको फील्ड्स मेडल जीतने वाली दूसरी महिला बन गई हैं। अब देखिए ये जो फील्ड्स मेडल मिलता है वो सामान्यतः गणित के क्षेत्र में नोबल पुरस्कार के रूप में वर्णित किया गया है इसको, फील्ड्स मेडल को। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो यह अंतर्राष्ट्रीय गणित महासंघ, जिसको IMU कहा जाता है, द्वारा दिया जाता है। यह एक अंतर्राष्ट्रीय गैर सरकारी गैर लाभकारी वैज्ञानिक संगठन है। यह गणित के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देता है। यह पुरस्कार प्रत्येक 4 वर्ष में 40 वर्षों से कम आयु के गणितज्ञों को दिया जाता है। 4 वर्षों में एक बार दिया जाता है। अब देखिए और देख लेते हैं, इस पुरस्कार में स्वर्ण पदक मिलते हैं, वो भी 14 कैरेट के स्वर्ण दिया जाता है। साथ ही साथ 15,000 कैनेडियन डॉलर नगद पुरस्कार दिया जाता है। फील्ड्स मेडल संगोष्ठी का आयोजन इस बार कनाडा के टोरंटो में स्थित फील्ड्स इंस्टीट्यूट करती है। तो बस आज का सेशन यहीं तक। आज थोड़ा सा टफ रहा, टफ चीज़ें आज थी, लेकिन मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आई होगी। और अगर नहीं समझ में आई है तो क्या पॉइंट समझ में नहीं आए हैं वो हमें बताइए, हम उसको समझाने की कोशिश करेंगे। वीडियो कैसी लगी बताइएगा ज़रूर। धन्यवाद।